वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हम सीटेट साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ देख रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीटेट फरवरी 2016 का साइंस पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक की सीरीज़, पेडागोजी की सीरीज़, वो सब भी आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट के लिंक दे दूँगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए आप इन आंसर पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत सी बुक में आंसर चेंज कर दे रखे होते हैं और बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैंने किसी बुक से उठाकर आंसर इसमें नहीं करे हैं। मैंने सब के सब एनसीईआरटी से वेरीफाई करे हैं या बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पर उनके आंसर दिए हैं, तो आप उन पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक सबको ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं सीटेट फरवरी 2016 का पेपर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हुज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन आर लेस दूज ऑफ अर्थ बट देयर पीरियड ऑफ रोटेशन आर मोर एज कम्पेयर टू दूज ऑफ अर्थ। दीज प्लैनेट आर, हमारे सौर परिवार में दो ऐसे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, जिनका सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल होता है हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है पूरे सन का रेवोल्यूशन परिक्रमण काल जो है वो 365 दिन में कर लेती है, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो उससे कम समय में अपना जो है परिक्रमण काल रेवोल्यूशन जो है कर लेते हैं, तो वो हमें बताने हैं। लेकिन बट देयर पीरियड ऑफ रोटेशन, परंतु उनका जो घूर्णन काल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। तो इन ग्रहों के नाम क्या होंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मरकरी और वीनस। ये हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया था। देखिए, मरकरी को सन का चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं और वीनस को आपके 225 दिन लगते हैं और पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। और ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बढ़ते चले जाएंगे तो ये दो ही प्लैनेट ऐसे हैं जिनको सन का चक्कर लगाने में पृथ्वी से कम समय लगता है। कौन से हो जाते हैं? मरकरी और वीनस। और हिंदी में बोले तो बुध और शुक्र, इनको ही कम समय लगता है। लेकिन ये जो रोटेशन करते हैं, जैसे पृथ्वी जो है एक दिन में लगभग घूम लेती है, अपना रोटेशन कर लेती है, घूर्णन कर लेती है, लेकिन इनको घूर्णन करने में ज़्यादा समय लगता है पृथ्वी से। तो इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी सीटेट में बने हैं काफ़ी बार। द मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सल्फर। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट हमें दे रखा है 113 डिग्री। उसके बाद एल्युमिनियम का हमें मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, गलनांक दे रखा है 666 डिग्री। और Fe जो हमारा आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 1535। ये तीनों के गलनांक दे रखे हैं, तो हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, which statement is correct? FeSnAl are solid at 200 डिग्री सेल्सियस। तीनों के तीनों सल्फर, एल्युमिनियम और आयरन 200 डिग्री के टेम्परेचर पर ठोस रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। तो ये बात गलत है। जो सल्फर है ना, वो मेल्ट करना, पिघलना शुरू कर देता है कितनी डिग्री पर? 113 डिग्री पर। और ये कह रहा है 200 डिग्री पर तीनों सॉलिड रहेंगे। तीनों सॉलिड नहीं रहेंगे, खाली एल्युमिनियम और Fe ही सॉलिड रहेंगे। सल्फर तो 113 डिग्री पर पिघलना शुरू कर देगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ओनली सल्फर इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा एस है, सल्फर है, वो 200 डिग्री पर ठोस होगा, ये बात भी गलत है। सल्फर तो 113 डिग्री पर ही पिघलना शुरू कर देगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट 113 डिग्री है, तो ये बात भी हो गई गलत। ओनली Fe इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा आयरन है वो 200 डिग्री पर आपका ठोस रहेगा, खाली आयरन, ये बात भी गलत है। आयरन खाली 200 डिग्री पर ठोस सॉलिड नहीं रहेगा, एल्युमिनियम भी 200 डिग्री पर सॉलिड रहेगा, क्योंकि इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। एल्युमिनियम और आयरन आर सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। यही दोनों आपके ठोस होंगे, क्योंकि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। एक का 666 है और एक का 1535 है, जो कि 200 से काफ़ी ऊपर है। तो 200 डिग्री के टेम्परेचर पर आपके एल्युमिनियम और आयरन दोनों के दोनों सॉलिड रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेटअप इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द बल्ब B1। देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और वो कुछ इस तरह से स्थापित किया गया है, जो हमारी बैटरी है ना B, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो जाकर जुड़ा हुआ है किससे? बल्ब B1 से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया विच इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर R, विच इज कनेक्टेड टू द बल्ब B2, जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा हुआ है। जो ये हमारा B1 है ना, ये B2 से जुड़े जो रजिस्टर
है उससे जुड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या है आखिरकार में जो हमारा B2 है वो बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। B2 इज फाइनली कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ B2 है और ये हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और इससे B2 जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का कुछ हमारा ये सर्किट है। बोथ द बल्ब आर ग्लोइंग, मतलब जल रहे हैं, तो मतलब करंट पहले से ही यहाँ पर फ्लो कर रहा है। द वैल्यू ऑफ R इज इंक्रीज्ड, अगर R रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाई जाती है तो बताइए क्या होगा। तो पहले डायग्राम समझ में आया। पॉजिटिव टर्मिनल आपका B1 से जुड़ा था जो कि रजिस्ट्रार से जुड़ा हुआ था, और रजिस्ट्रार आपका B2 से, और B2 आपका निगेटिव टर्मिनल से। करंट यहाँ चल रहा है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे, लेकिन जो हम करंट की डायरेक्शन बोलते हैं वो बोलते हैं पॉजिटिव से निगेटिव, जो कि पहले से चली हुई आ रही है। लेकिन याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। अब जैसे निगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे तो पहले करंट निगेटिव में आया होगा, तो B2 तो चल रहा होगा सही से। फिर रजिस्टर ने जब बढ़ा दिया गया तो क्या करा होगा, उसने लाइट को रोक दिया होगा, जिससे V1 क्या हो गया होगा, स्लो हो गया होगा। तो फिर ये जल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ यहाँ पर नहीं किया गया। यही यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात थी। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे इधर उधर के आंसर कर सकते हैं कि B2 जो है वो ग्लो करेगा, B1 जो है वो डिम हो जाएगा। कोई बोलेगा B1 जो है वो ग्लो करेगा, B2 जो है वो डिम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर दोनों ही जो बल्ब है ना वो दोनों ही डिम हो जाएंगे। दोनों की जो दीप्ति है ना वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। अब देखिए करंट यहाँ पर आकर जब रजिस्टर लगा हुआ तो यहाँ पर कम पहुँचा, लेकिन जब वो कम पहुँचा तो इधर से जब वो निगेटिव में दोबारा आएगा तो इस बार करंट कैसा होगा, वो कम ही होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, वो कम ही होंगे, जिससे क्या होगा, B2 भी कम हो जाएगा। दोनों ही कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब कभी आप ये सोचिए कि करंट यहाँ से शुरू हुआ तो B2 तो पूरा जलेगा, रजिस्टर तो बाद में लगा हुआ है तो B1 कम जलेगा। ऐसा नहीं होगा, पहले से ही जल रहे हैं। तो और जब रजिस्टर बढ़ाया गया तो यहाँ पर पहले शुरू में बल्ब हो सकता है तेज़ी से जला, लेकिन जब रजिस्टर यहाँ पर आया और B1 को इसने कम कर दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो गई, जिससे बाद में B2 भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो करंट है वो एक बार चलाने के बाद बंद नहीं हुआ, कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। और रजिस्टर जब आप बढ़ाते चले जाएंगे तो दोनों ही करंट जो है, दोनों ही जो बल्ब हैं बाद में कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे क्या होगा, दोनों पर ही असर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। बोथ B1 एंड B2 विल बिकम डिमर, दोनों की ही जो दीप्ति होगी वो कम हो जाएगी। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको थोड़ा गलत करा दिया है, वहाँ पर भी मैं इसको सही कर दूंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प यहाँ पर हमें चुनना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट ए में दिया है द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42। ये मैंने बहुत बार बता दिया है कि जो हमारा डॉक्टरी तापमापी होता है उसका जो परिसर होता है वो 35 से 42 ही होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजली 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे प्रयोगशाला तापमापी होते हैं उनके जो परिसर है, रेंज है, वो 10 से 110 होती है। यहाँ पर ध्यान रखना था, बहुत बच्चे इसको भी सही कर देंगे। जो इसकी रेंज होती है वो 10 से नहीं होती, -10 डिग्री सेल्सियस से होती है 110 तक। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा कथन है वो यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। कथन ए तो सही है किंतु कथन बी गलत है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय साइक्लोन। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। प्रैक्टिस सेट में हमने ये क्वेश्चन करा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, पूरी उड़ीसा, क्योंकि हमारी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और वहाँ का जो जल है, समुद्र है, वो काफ़ी गर्म होता है, जिसकी वजह से हवा ऊपर उठ जाती है और जो नीचे है वो प्रेशर जो है वो काफ़ी लो हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ साइक्लोन के चांसेस रहते हैं। और उड़ीसा में काफ़ी चांसेस रहते हैं, और उसमें जो पुरी है वो काफ़ी बड़ा सेंटर है साइक्लोन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एयर नियर अ हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज, द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू टेक इट प्लेस। जो हवा होती है उष्मा के स्रोत के समीप जो है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, और जो साइड की हवा है वो आकर वहाँ पर स्थान ले लेती है। दिस इज़ द वे इन विच द एयर गेट हीटेड बाय ऑयल हीटर। और इसी प्रकार जो हवा होती है ना वो तेल हीटरों में भी गर्म होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और ये हमने नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन, संवाहन। इसमें क्या होता है, जो आप
आपके एयर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल होते हैं ना, जैसे सपोज ये बर्तन रखा है या फिर कोई आग जल रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना ऊपर वाले वो गर्म हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा वो ऊपर उठ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं तो वो ऊपर उठ जाएंगे और जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आकर यहाँ पर जगह घेर लेते हैं और इस तरह का प्रोसेस ही चलता रहता है। जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, साइड वाले आ जाते हैं, वो वहाँ पर उसका स्थान ले लेते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो आपका कन्वेक्शन होता है, संवाहन होता है। और जो आपका कंडक्शन होता है, संचालन होता है, उसमें क्या होता है जैसे हमने बताया भी था, एक रॉड लेते हैं और वहाँ पर मोमबत्ती लगाते हैं तो वो रॉड जो है उसके मॉलिक्यूल जो है अटैच होते हैं, धीरे धीरे सारा जो आपकी रॉड है वो गर्म हो जाएगी। तो वो तो आपका क्या होता है, कंडक्शन होता है। जब एक मॉलिक्यूल अपनी हीट को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो आपका कंडक्शन होता है, संचालन होता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल जंप करते हैं, ऊपर उठ गए और उनका स्थान फिर कोई दूसरे मॉलिक्यूल लेने आते हैं तो वो आपका कन्वेक्शन होता है, संवाहन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारा सीटेट सितंबर 2016 में भी आया जिसको हमने कर लिया। अ बुक इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ सरफेस ऑफ टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर विराम अवस्था में रखी है, इस पर लग रहे बलों के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए टेबल है, इस पर ये बुक रखी है तो बुक नीचे की तरफ गिनने की कोशिश करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगा ली है, लेकिन जो टेबल है ना वो उसको ऊपर की ओर धकेल रही है, उसको रोक कर रख रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो जीरो है या फिर बैलेंस्ड है या फिर हम ये कहेंगे कांस्टेंट है। तो देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। स्टेटमेंट ए है हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। जी हाँ, हस्क जो होता है आपका भूसा होता है, उसको अनाज से अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी विनोइंग ही कहलाती है। याद रखिए वो क्या कहलाती है, ओसाई कहलाती है। भारी अनाजों से भूसा जो है वो ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर याद रख लीजिए विनोइंग क्या होता है, जब हम अनाज से क्या करते हैं, भूसे हस्क को अलग करते हैं तो वो आपका विनोइंग होता है। तो कथन ये तो आपका सही है। स्टेटमेंट बी क्या है, डिफरेंट इन द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ मिक्सचर इट यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। जी हाँ, सीविंग होता है आपका छानना। तो जैसे कोई मिक्सचर है और उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल हैं और उनको अगर हमें अलग करना है तो वो हम किससे कर सकते हैं, सीविंग से करते हैं। जैसे हम आटे को छानते हैं सेम इस तरह से सीविंग होती है, छानना होता है। और फिल्ट्रेशन होता है, जैसे पानी में से सैंड वगैरह को अलग करना है तो वो फिल्ट्रेशन से अलग हो सकता है। तो भिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, उनको सीविंग और फिल्ट्रेशन से अलग करा जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन ए और कथन बी दोनों ही सत्य हैं। बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है ना, देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। एक बॉटल है, उसमें पानी भरकर रखा है यहाँ तक। अब मैंने क्या करा, उस बॉटल में तीन जो है होल, तीन जो छेद हैं वो एक साथ करे तो क्या होगा, तीनों में से बराबर प्रेशर के साथ पानी निकलेगा। इससे ये पता चलता है जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, जब वो रेस्ट स्टेट में है तो उसमें जो पानी में प्रेशर लगेगा वो सभी डायरेक्शन में बराबर लगता है। एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। सभी दिशाओं में जो दबाव है वो बराबर होगा और बराबर दबाव वहां पर डलेगा। आप चाहे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो तीनों होलों में से बराबर प्रेशर के साथ पानी निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, जो कि यहाँ पर सभी डायरेक्शन में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फिर से क्वेश्चन प्लेन मिरर से आया, समतल दर्पण से आया और सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। बार बार प्लेन मिरर से क्वेश्चन आते हैं और सारे पॉइंट मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे क्योंकि मैंने हर बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर समतल दर्पण वही होता है जिसमें आप अपनी इमेज देखते हैं शीशे में, तो वो आपका प्लेन मिरर ही होता है। उसमें बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। इमेज इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब आपका बनता है वो जो उसका आकार होता है वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ऐसा क्या होता है कि जब आप मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं तो क्या वो आप बड़ी दिखने लगते हैं या छोटे दिखने लगते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। ये मैंने बार बार बताया है। जो प्लेन मिरर में प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो भी समान दूरी पर बनता है पीछे की तरफ। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की दूरी से समान दूरी पर बनता है। ये बात बिल्कुल सही और इससे भी न्यूमेरिक क्वेश्चन बार बार आए हैं तो ये बात तो ठीक हो गई।
इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, जी हाँ, जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परावर्तित होता है, सीधा उल्टा दिखता है। जैसे आप अल्फ़ाबेट ABCD लिखेंगे और उसको मिरर में देखेंगे तो वो उल्टे दिखाई देते हैं, लिटरली इन्वर्टेड हो जाते हैं, पार्श्व परावर्तित हो जाते हैं। तो ये बात भी सही है। इमेज जो है वो आपकी वर्चुअल बनती है, जैसे ही आपका मिरर है और आप यहाँ खड़े हैं तो इमेज आपका पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, जो आप देख नहीं सकते, तो वो वर्चुअल है, आभासी है, प्रतिबिंब आभासी होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑब्जेक्ट से समान दूरी पर होता है, ये बात भी सही है। और उसी आकार का होता है जिस आकार की आपकी वस्तु होती है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर B, C, D यहाँ पर तीनों सही होंगे। और ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और इसको भी हमने बार बार करा है। ऑल द फ्लोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय। हैन का जो एग होता है, मुर्गी का जो अंडा होता है, वो एक कोशिकीय ही होता है। अंडा याद रखिए हमेशा, जो एग होता है वो सिंगल सेल ही होता है, एक कोशिकीय होता है। जो जायगोट होता है वो भी सिंगल सेल ही होता है, या तो मेल गैमेट होता है या फीमेल गैमेट होता है। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगल सेल ही होते हैं। तो ये बात भी याद रखिए। लेकिन जायगोट के बाद क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो, भ्रूण बनता है, जो कि आपका मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो यहाँ पर सिंगल सेल है सभी सिवाय, तो वो भ्रूण ही होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा। जो पैरामीशियम होता है, ये भी याद रखिए, हमने पढ़ा है ये चीज़ भी, ये भी सिंगल सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस फॉल स्मेल, जी हाँ, जब भोजन खराब हो जाता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है और जो आपका खाना होता है ना, वो दूसरे खराब सब्सटेंस में बदलने लगता है, और इसी वजह से वहाँ पर इसमें स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर व्हेन कीप आउट फॉर सम टाइम, जी हाँ, सेब के एक कटे हुए टुकड़े को अगर कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिससे क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। व्हेन एन आंट बाइट, जब आपको चींटी काट लेती है, कैलामाइन इज यूज्ड टू ईज द इरिटेशन ऑफ स्किन, जी हाँ, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए आप कैलामिन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें रिएक्शन करानी होती है, ताकि जो अम्ल है क्षार के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर ले और जो जलन है वो वहाँ पर कम हो जाए। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी होती है। और ये पूछ रहा है ये किस तरह के चेंजेस हैं, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन है। ऑल आर केमिकल चेंज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टूडेंट बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड डिजोल्व द ऐश ऑफ द रिबन लेफ्ट आफ्टर बर्निंग इन डिस्टिल्ड वाटर। एक बच्चा मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाता है, हवा में ऑक्सीजन है, एयर में जलाता है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने मेटल और नॉन मेटल वाली टॉपिक सीरीज में भी अच्छे से करा है, और वहाँ जिसने समझाया उसको बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है हवा में तो वो ऐश में बदल जाता है, राख में बदल जाता है। और जो वो राख है ना, उसको उसने क्या करा, डिस्टिल्ड वाटर में, आंसू जल में उसको डुबो दिया। ऑन पोरिंग वन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन बन गया वो राख का और पानी का, और वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। याद रखिए, पहले जब मैग्नीशियम को आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो आपका MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और फिर जब उसको जल के साथ H2O के साथ रिएक्ट कराया तो वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और इससे भी CTET में क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या करा, जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो कि आपका क्या है, बेस है, क्षारक बन गया है, तो पहले उसने उसको ब्लू लिटमस पर रखा, फिर उसको लाल लिटमस पर रखा। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो क्षारक बन गया है, बेस बन गया है, तो ब्लू लिटमस तो आपका ब्लू ही रहेगा, और लाल जो है वो किस में बदल जाता है, ब्लू में बदल जाता है। और ऐसा ही हमारा क्षारक में होता है, बेस में होता है। कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करता है और उसकी जो राख है उसको आंसू जल में घोलकर एक विलयन, एक सॉल्यूशन बनाता है, और उस सॉल्यूशन की बूंदे पहले नीले लिटमस पर और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह क्या परीक्षण करता है, वह यह परीक्षण करता है कि नीला लिटमस तो नीला ही रहता है और लाल किस में बदल जाता है, नीले में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, गिव द रीजन। तांबा जो है जस्ते को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, क्यों, ये हमें कारण बताना है। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने इनके कारण भी बताए कक्षा 8 के। द फॉलोइंग रीजन आर गिवन बाय द क्लास 8th स्टूडेंट, कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। और ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत बार करे हैं, और रिएक्टिविटी सीरीज भी मैंने आपको बहुत बार बताई है। जिंक काफ़ी ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर काफ़ी नीचे होता है। तो कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव
रिएक्टिव है और जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, और यही कारण रहा होगा जो तांबा है, जो कॉपर है, वो जिंक को नहीं निकाल पाया होगा, नमक के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाया होगा उसको। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होता तभी वो जिंक को निकाल पाता। तो पहले बच्चे ने क्या कहा, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो ये तो उन्होंने जो कारण बताया ये गलत है। तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि तांबा तो नीचे है, कॉपर तो नीचे है और जिंक काफ़ी ऊपर है, जस्ता ऊपर है। तो यहाँ पर तांबा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये तो हो गया गलत, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। हाँ, ये बात सही हो जाएगी, तांबा इसीलिए ही जस्ते को नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो तांबा होता है, जो कॉपर होता है, वो जस्ते जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो बी तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिंक इज़ वन ऑफ द नोबल मेटल, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। जो जस्ता है हमारा उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, ये बात गलत है। जिंक एपियर बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो अभिक्रिया श्रृंखला होती है उसमें जस्ता जो होता है तांबे से नीचे होता है, और अभी हमने देखा था जस्ता जो था, जो हमारा जिंक था, वो ऊपर था ना कि नीचे। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर ओनली बी, केवल बी ही सही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनना है। और इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत बार कराया इस तरह के। देखिए यहाँ पर जो पोलियो है ना, ये हमें बैक्टीरिया से नहीं, ये हमें वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। सेम ऐसे हमारा जो चिकन पॉक्स है वो भी हमें वायरस से होता है, विषाणु से होता है, और ऑप्शन नंबर डी में भी ये दे रखा है। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। और जो मलेरिया होता है ना, ये हमने पढ़ा भी है, ये हमें प्रोटोजोआ से होता है। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। जो ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूमोनिया है और टाइफाइड है, तीनों के तीनों हमें बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, तपेदिक, न्यूमोनिया और मियादी बुखार। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव वाले टॉपिक से है, और इसको हमने बहुत अच्छे से देखा है। कॉलम ए और कॉलम बी दिए हैं, जहाँ पर नाम दिए हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम दिए हैं, जिनको हमें उनके ग्रुप, उनके वर्गों के साथ बताना है। देखिए जो एस्परजिलस होता है, ये आपका कवक होता है, ये हमने देखा था, ये फंगाई होता है, याद रखिए। अब आपको याद रखना है एस्परजिलस किस वर्ग में आता है, ये कवक होता है, ये फंगाई होता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, ये दही में होता है, ये आपका बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। तो बी का तो आपका सेकंड ही हो जाएगा। और जो पैरामीशियम होता है, ये क्या होता है, ये प्रोटोजोआ होता है। याद रखिए पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ। तो सी का आपका 4 हो जाएगा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ। और जो स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोजायरा होता है, ये आपका क्या होता है, 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका शैवाल होता है। याद रखिए स्पायरोगायरा क्या है, आपका शैवाल होता है। तो ऐसा कुछ हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ए का तो 3 हो गया फंगाई, बी का क्या हो गया आपका बैक्टीरिया हो गया सेकंड, और सी का आपका किसके साथ मिलान हो गया, 4 के साथ, प्रोटोजोआ। और स्पायरोगायरा किसके साथ हो गया, 1 के साथ, एल्गी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य हैं। ऑल वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, ये बात गलत हो गई। एक एक्सेप्शन होती है आपकी पल्मोनरी, जो वेन होती है, शिरा होती है, उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो ये बात हो गई गलत। जो वेन हैव थिन वॉल्स, ये बात सही है, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, और जो धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनकी दीवारें थिक होती हैं, मोटी होती हैं। लेकिन जो वेन है उनकी दीवारें पतली होती हैं, ये बात सही है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट, ये बात बिल्कुल सही है। जो शिराएं होती हैं वो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लेकर जाती हैं, वो आपकी शिराएं होती हैं। और जो हृदय से हमारे शरीर के अन्य भागों तक लेकर जाती हैं, वो आपकी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं। तो ये बात भी सही है। तो बी और सी दोनों के दोनों सही हैं, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेलुलर रिच फूड सब्सटेंस दैट इज रफ एज आर कंसिडर्ड एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बींग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलोज। जो सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनमें जिसको हम रुक्षांश बोलते हैं, मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है। सेलुलोज ब्रेक डाउन इजिली इंटू स्मॉलर कंपोनेंट। देखिए जो सेलुलोज होते हैं वो मानव के अंदर नहीं होते, वो प्लांट के अंदर होते हैं। तो ये
टूटते नहीं है क्योंकि ये होते ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, जी नहीं, मानव में कोई भी सेलुलोज पाचक जीवाणु नहीं होता, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई। ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम, जी हाँ, ये बात सही है, मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते, वो रफेज को लेता है। रफेज ही जो होते हैं वो सेलुलोज की तरह ही कार्य करते हैं, जो हमारे वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे सेब वगैरह का छिलका हो गया, तो वो रफेज की तरह ही कार्य करता है, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बाकी हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज नहीं होते, वो प्लांट के अंदर होते हैं। हम सेलुलोज को नहीं ले सकते क्योंकि हमारे अंदर उनका कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता, हम उनको पचा नहीं पाएंगे। तो ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेलुलर एंजाइम, ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द ज्वाइंट बिटवीन हेड एंड अपर जो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। देखिए जो सिर है और जो ऊपरी जबड़ा है उसको हम हिला नहीं सकते। जो सिर है, आप सिर को ये मत समझिए कि आप अपनी गर्दन को हिला रहे हैं, सिर है आपकी खोपड़ी, उसको नहीं हिला सकते। और ऐसे आप अपर जबड़े, ऊपरी जो जॉ होता है उसको भी नहीं हिला सकते। तो वो कौन से ज्वाइंट हैं? वो फिक्स ज्वाइंट हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट जो हो जाएगा, जैसे आपका शोल्डर से जो हाथ जुड़ा हुआ है वो आपका बॉल और सॉकेट ज्वाइंट वहाँ पर जुड़ा हुआ है। हिंज ज्वाइंट जो हो गया वो आपकी एल्बो में हो जाएगा, जैसे अपने हाथ को आप मोड़ते हैं, जैसे दरवाजे को मोड़ते हैं, इस तरह से हो गया। और जो पेल्विक ज्वाइंट होते हैं वो आपके हिप्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमें सही कथन या कथनों को बताना है। जो फ्रेश वाटर हमारे स्टोर होता है धरती के अंदर, ग्राउंड के अंदर, वो कम है, लेस देन द प्रेजेंट इन द रिवर एंड द लेक ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर भंडारित जल है, ताज़ा जल है, वो विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है, जी नहीं, वो उससे ज़्यादा है, ये बात याद रखिए। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। वाटर स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ओनली इन रूरल एरिया, ये बात भी गलत है। ऐसा नहीं है, जो जल की कमी है वो खाली ग्रामीण लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो शहरी लोगों को, अर्बन पीपल को भी फेस करनी पड़ती है, तो ये बात भी गलत। वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड, ये बात भी गलत है। खेतों में जो सिंचाई है उसके लिए केवल नदियों का जो जल है वही एकमात्र स्रोत है, नहीं, जो तालाबें हैं और भी बहुत सारे सोर्स हैं आपके, जो खेतों की सिंचाई होती हैं, कुएं वगैरह हो गए, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे, खाली नदियों का जल ही स्रोत है, तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो गई। रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, ये बात सही है। जल का जो मूलभूत स्रोत है वो वर्षा ही है, वर्षा ही मूलभूत स्रोत होता है आपका वाटर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल डी। तो ये थे हमारे कंटेंट के 20 क्वेश्चन जो हमारे फरवरी 2016 के साइंस पेपर में पूछे गए। उसके अलावा जो हमारे 10 क्वेश्चन थे साइंस पैडागोजी के, उनको मैंने डिटेल में सॉल्व कराया है, अच्छे से समझाया है। हमारी पैडागोजी की जो स्पेशल सीरीज़ थी, सीरीज़ 10, पिछली बार नंबरिंग गलत हो गई थी, वो सीरीज़ 9 थी और इस बार सीरीज़ 10 है। एंड स्क्रीन पर भी लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप पैडागोजी की सीरीज़ को ज़रूर देखें क्योंकि 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।